हेलो लॉ एस्पिरेंट्स, माय नेम इज राशि सुरेडिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारी जो द केस फाइल्स नामक सीरीज चल रही है, जिसका बिल्कुल एपिसोड 1 केशवानंदा भारती केस के ऊपर था, उसमें मैंने एक सवाल पूछा था लोगों से कि अगर आप लोग केशवानंदा भारती तक जो भी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड चीजें होती हुई आई, जो जो केसेस थे, अमेंडमेंट्स थे, उनसे रिलेटेड एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जुडिशियल रिव्यू जरूर रखें। एंड सिंस बहुत सारे लोगों ने जुडिशियल रिव्यूज वीडियो में लिखा था, आई एम हियर as promised to give you the entire genesis, the entire chronology of events that ultimately led to our Kesananda Bharti case. So in this particular video, we are talking about the constitutional trifecta, the trifecta between our Article 13, आर्टिकल 368 एंड आर जुडिशियल रिव्यू। क्या क्या चीजें हुई, किस किस टाइप की बैटल्स हुई, कौन कौन से अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज समझते हैं, ये जो हमारा आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 है, ये किस बारे में बात करता है। तो हमारा आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स वो वॉइड कहलाए जाएंगे। ऐसा कोई लॉ नहीं ला सकते आप जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे। वहीं पे आर्टिकल 368 हमारी पावर ऑफ अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, राइट। तो हमारा आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सिंस हमने केशवानंदा भारती केस में इस चीज को डिस्कस करा था कि कितनी पावर है, कहां तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस पूरे सिनेरियो का हो जाता है वो है रिलेटेड टू योर जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि केशवानंदा भारती केस से पहले और उसके आगे पीछे हर जगह ये देखने को मिल रहा था कि बार बार सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता था एंड पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट में कुछ कर देता था, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता था, फिर पार्लियामेंट उसके अगेंस्ट में कुछ कर देता था। तो किसकी कितनी वेटेज है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, ये सारी चीजें क्वेश्चन में बार बार आ रही थी। एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर टू रिव्यू किसी टाइप का अमेंडमेंट जो आपके राइट्स को अब्रिज कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था बार बार। तो अब हम उस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहती हूं जिसको हम जिस्ट में समझ लेते हैं। ये हमारे केसेस हैं और अमेंडमेंट्स हैं जो जो आए थे, जिनसे रिलेट करके बार बार सवाल उठा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है या नहीं। 1951 में आया फर्स्ट अमेंडमेंट, उसने कहा नहीं है। शंकरी प्रसाद का जब केस आया उसमें भी नहीं मानी गई, 17th अमेंडमेंट में भी नहीं मानी गई, सज्जन सिंह के केस में भी नहीं मानी गई, गोलकनाथ के केस में फाइनली रिकग्नाइज हुआ कि हाँ जुडिशियल रिव्यू की पावर एग्जिस्ट करती है। फिर आए हमारे 24, 25, 26, 29th अमेंडमेंट, जिन सब में ये पावर वापस नहीं मानी गई। फिर ऑब्वियसली हमारा आया केशवानंदा भारती केस, जिसमें इस चीज को बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई। इस टेबल पे हम जरूर वापस आएंगे आफ्टर वी कंप्लीट द वीडियोस टू सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, बट नॉनदलेस। फिर 1975 में राजनारायण का केस था जो इंदिरा गांधी की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के ऊपर था, राइट। 1975 में आया आपका 39th अमेंडमेंट, उसमें फिर से पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू छीन ली गई। फिर इंदिरा गांधी वाला केस आया, उसमें मिल गई पावर। फिर 42nd अमेंडमेंट लेकर आ गई इंदिरा गांधी जी, उसने फिर छीन ली पावर। 42nd अमेंडमेंट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज आर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नो लॉन्गर अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जिस टाइम पे आया था ये इतने सारे चेंजेस लेकर आया था कि ये इजीली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता था। 1980 में मिनर्वा विल्स का केस आया जिसमें वापस ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को रिस्टोर किया गया। फिर बमन राव का केस आया, उसमें भी, एंड अल्टीमेटली आपके IR कोलियो तक के केस तक ये चीज बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर एग्जिस्ट करती है। ऑलराइट, बिफोर वी मूव ऑन, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कोर्सेज लाइव हैं। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आपको फर्दर गाइडेंस की जरूरत है, आप अच्छे से बहुत तगड़े तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन आवर बैचेस and you can use the code RSNLU for more discounts. Other than that, there is very important news for you all. एक लैंडमार्क जजमेंट्स एंड रीसेंट जजमेंट से रिलेटेड बुक हमने क्यूरेट करी है, वो सारी चीजें कंपाइल करी हैं, वो सारे केसेस कंपाइल करे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड इट इज जस्ट एट अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 143 रुपीज। तो इफ यू हैवंट परचेज्ड इट जस्ट येट, I am urging you to go and purchase it because trust me, it will really help you out. And like I said, use the code RSNLU for any further discounts. चलिए लेट्स मूव ऑन। तो अगर एक क्रोनोलॉजी समझी जाए तो इस तरीके का पैटर्न कुछ हमें देखने को मिला है। जो मैंने आपको टेबल फॉर्म में समझाया, यही उसका एक चार्ट में ऑर्गेनाइजेशन करके हमने देखा है।
जो आपके येलो में चीजें हैं वो आपके बिल्कुल लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो येलो में चीजें हैं वो बिल्कुल लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। गोलकनाथ हो गया, केशवानंदा भारती हो गया, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, मिनर्वा मिल्स एंड योर आईआर कोलियो, ये सारे केसेस आपके बिल्कुल लैंडमार्क केसेस हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अदर देन दैट जो जो अमेंडमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट घबराइए मत, हम उन सबको कवर करने वाले हैं, राइट। विद दैट लेट्स डेल्व इनटू इट। तो 1951 से 1967 तक का टाइम ऐसा था जब पार्लियामेंट के पास जो पावर थी वो एब्सोल्यूट अपीयर हो रही थी। हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया, 17th अमेंडमेंट हो गया, शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह, इन सब ने इस चीज को अपहेल्ड करा कि पावर के पास एक पार्लियामेंट के पास एक अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1967 ऑनवर्ड्स जुडिशियल रेवोल्यूशन देखने को मिला। जो गोलकनाथ का केस था ये बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट थी, इसमें 11 जज बेंच था 6:5 के रेशो में जिन्होंने ओवर रूल करा, एंड उन्होंने ये भी बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इम्यूटेबल हैं, उनको आप बिल्कुल नहीं छू सकते। फिर 1971 से 72 तक का जो टाइम था उसमें आया हमारे 24th एंड 25th अमेंडमेंट, जिनके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कराया है हमारे केशवानंद भारती केस में, क्योंकि उसमें यही दो चीजें चैलेंज की गई थी। फिर 1973 में हमारा आया केशवानंदा भारती का वर्डिक्ट, 7:6 का रेशो, 13 जज बेंच बैठे थे, एंड हमारी एस्टैब्लिश हुई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। एंड लास्टली आफ्टर दैट लेकर आ गई हमारी इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी, 42nd अमेंडमेंट लेकर आ गई, इंदिरा गांधी जी का केस हुआ, मिनर्वा मिल्स हुआ, एंड अल्टीमेटली ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन हमने इस्टेब्लिश करी थी वो टाइम एंड अगेन टेस्ट होने लग गई। चलिए फर्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस करा गया हमारा आर्टिकल 31A, जो अलाउ कर रहा था एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एस्टेट्स को एक्वायर कर सकती थी। और साथ में आया आर्टिकल 31B जिसने प्रोटेक्ट करे लैंड रिफॉर्म्स। साथ ही साथ वो लेकर आ गए थे हमारा 9th शेड्यूल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने ये करी वो ये थी कि 9th शेड्यूल में उन्होंने वो सारी चीजें डाली जिनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। शील्ड लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन फ्रॉम जुडिशियल चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन। अगर आपके लैंड रिफॉर्म्स जो आप लेकर आ रहे हैं अंडर दीज टू वो आपके फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करते हैं तो भी उनको जुडिशियल परव्यू से बाहर रख दिया गया। पर्पस था टू फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशलिस्ट लैंड रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद एक इक्वालिटी सा मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये चीज एम करी। उसके बाद आया हमारा शंकरी प्रसाद का केस। ये केसेस आई नो बहुत सारे हैं एंड बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको एक स्टोरी की तरह कब क्या हुआ करते करते अगर आप याद करोगे, अगर आप इस क्रोनोलॉजी में याद करोगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ट्रस्ट माय वर्ड्स। ऑलराइट, तो शंकरी प्रसाद के केस में क्या हुआ? 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, चैलेंज किया जा रहा था हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट को, विच एलिज्ड वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, एक तरीके से प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर रहा था वो। उसमें ये माना गया कि जो आर्टिकल 368 है, जो अमेंडिंग पावर है, वो डिस्टिंक्ट है फ्रॉम ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। अमेंडिंग पावर जो है वो आपके नॉर्मल से लेजिस्लेटिव ग्राउंड्स के ऊपर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, रूलिंग क्या हुई कि आर्टिकल 13 अप्लाइज ओनली टू ऑर्डिनरी लॉज एंड नॉट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो आपके अमेंडमेंट्स को ही आर्टिकल 13 के परव्यू से बाहर रख दिया गया। और आर्टिकल 13 क्या कहता था? जो भी लॉज आपके फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करते हैं वो वॉइड होंगे, लेकिन अगर आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हो तो वो उसमें अप्लाई नहीं की गई। यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ कि पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स वाज डिक्लेयर्ड वर्चुअली अनलिमिटेड, कुछ भी कर सकता है टिल द टाइम वो उसको 9th शेड्यूल में डाल रहा है, टिल द टाइम वो उसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर रखा है। प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू इफेक्टिवली साइडलाइन हो गया था इस टाइम पे, क्योंकि आपने पावर ही छीन ली, आपने अमेंडमेंट डाल के पावर ही छीन ली, राइट। फिर आ गया आपका 17th अमेंडमेंट, इसने फर्दर एक्सपैंड कर दिया आर्टिकल 31A का स्कोप, और ज्यादा कैटेगरीज डाल दी, और सारी कैटेगरीज को हमने 9th शेड्यूल में डाल के उन्हें जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर रख दिया। एक्सपैंड कर दिया स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशियल चैलेंज अंडर आर्टिकल 31B। एम था टू एक्सेलरेट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय इम्यूनाइजिंग इवन मोर लेजिस्लेशन फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स का चैलेंज। एम सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर चला गया एंड फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल जीरो इंपॉर्टेंस दे दी गई एक तरीके से। रिफ्लेक्टेड द गवर्नमेंट्स फर्म इंटेंट टू परस्यू लैंड रिफॉर्म्स रिगार्डलेस ऑफ जुडिशियल ऑब्स्टिकल, इवन इफ कोई जुडिशियल ऑब्स्टिकल आ रहा है, लैंड रिफॉर्म्स को इतनी प्रायोरिटी दी गई। फिर आया हमारा सज्जन सिंह का केस, ये 5 जज बेंच था, 3:2 का रेशो था,
एंड शंकरी प्रसाद को इसने अफर्म करा, इसने अग्री करा शंकरी प्रसाद के उससे कि अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 इज प्लीनरी। डिसेंट, दो जजेस जिन्होंने अपना डिसेंट एक्सप्रेस करा था, उनकी सीरियस रिजर्वेशन थी रिगार्डिंग द अनलिमिटेड पावर जो हम पार्लियामेंट को दे रहे थे। की पॉइंट ये था कि आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेम एज योर शंकरी प्रसाद की वो अमेंडमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। डिसेंटिंग जजेस ने ये वार्न करा कि अनचेक्ड पावर जो है वो रिस्क करती है कॉन्स्टिट्यूशनल का सबवर्जन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे रहे हो वो एक सीट पीछे हो रहे हैं ना, आप बाकी चीजों को आगे पुट फोर्थ कर रहे हो, जैसा नहीं होना चाहिए। राइट फिर आया हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इसमें हुआ ये था कि गोलकनाथ जी जो थे उनकी फैमिली ओन करती थी एक्सटेंसिव लैंड इन पंजाब। लैंड सरप्लस ऑर्डर्ड पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट ने प्लेस कर दिया ये सब 9th शेड्यूल के अंदर, जिसकी वजह से वो इम्यून हो गया फ्रॉम एनी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का चैलेंज। राइट जैसे ही आपने 9th शेड्यूल में डाला वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो गया, इवन इफ इट इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट। चैलेंज, डज द पावर हैव द अनलिमिटेड पावर टू अब्रिज फंडामेंटल राइट्स, क्या पार्लियामेंट अपना कोई अमेंडमेंट लाके आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है। वर्डिक्ट ये था कि 11 जज का बेंच बैठा, 6:5 की मेजोरिटी, ये दोनों नंबर्स आपके लिए याद रखने जरूरी हैं। इन्होंने ओवर रूल करा हमारे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को, ये बहुत स्टार मार्क चीज है, इन्होंने ओवर रूल कर दिया और ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल इज बेसिकली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो चीज जिसको आप छू भी नहीं सकते। इम्यूटेबल एंड बियॉन्ड पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट की पावर उन पर अप्लाई नहीं होगी, इन द सेंस आप पार्लियामेंट होके फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल नहीं छू सकते। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स आर लॉज, उसने ये भी बोला कि जो 368 में आप अमेंडमेंट करते हो वो लॉ कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13। एनी अमेंडमेंट अब्रिजिंग फंडामेंटल राइट इज वॉइड, अगर कोई भी अमेंडमेंट आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो वॉइड कहलाया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग वाज अप्लाइड, पास्ट अमेंडमेंट्स इसकी वजह से बच गए। इम्पैक्ट ये था कि इट वाज अ मॉन्यूमेंटल शिफ्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, जुडिशरी क्लेम्ड द रोल एज अल्टीमेट गार्डियन। क्यों? क्योंकि जुडिशरी है हमारा अल्टीमेट गार्डियन। राइट हमारा सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही इसलिए करता है ताकि कोई भी हमारे राइट्स को हैम्पर ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज आवर जुडिशरी जो ये इंश्योर करेगी कि हमारे राइट्स के साथ किसी भी टाइप का डिसएडवांटेज ना फेस करना पड़े। ऑलराइट फिर आ गया हमारा 24th एंड 25th अमेंडमेंट। इंदिरा गांधी जी, जैसे कोर्ट कहता था कि नहीं जुडिशियल रिव्यू की पावर आप छीन नहीं सकते, इंदिरा गांधी जी एक अमेंडमेंट लेकर आ जाती थी जो फिर से पावर छीन लेती थी, फिर कोर्ट कहता था नहीं छीन सकते, फिर वो अमेंडमेंट ले आती थी, तो यही एक वॉर चलती रही बहुत टाइम तक। तो 24th अमेंडमेंट जो है उसमें ऐड हुआ आपका आर्टिकल 13(4) सब क्लॉज 4, जिसमें ये कहा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर 368। तो गोलकनाथ में उन्होंने कहा था कि जो भी अमेंडमेंट होगा उसको आप 13 के परव्यू से चेक करोगे, आप चेक करोगे कि 13 दैट इज वो आपका फंडामेंटल राइट अब्रिज तो नहीं कर रहा। 13(4) ले आई और उन्होंने बोल दिया कि अमेंडमेंट पे अप्लाई ही नहीं होता, उन्होंने फिर खुद को बचा लिया। एंड साथ ही ऐड करा उन्हें 368 का 3 पार्ट, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 13 में लिखा है वो 368 पे अप्लाई नहीं होगा, एंड 368 से आप जो अमेंडमेंट कर रहे हो वो 13 के परव्यू में नहीं आएगा। दोनों चीजें उन्होंने अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए डाल दी। डायरेक्ट एम ये था कि ओवर रूल कर दिया जाए एक तरीके से गोलकनाथ का डिसीजन। इफेक्ट ये था कि रिस्टोर कर दी उन्होंने पार्लियामेंट की वापस अनलिमिटेड पावर, क्योंकि आप छीन रहे हो बार बार जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहे हो। नेचर अ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री काउंटर अटैक अगेंस्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जो जुडिशरी कह रही है उसके अगेंस्ट आप बिल्कुल एक डायरेक्ट अटैक लेकर आ रहे हो ताकि जुडिशरी के परव्यू से ही वो बाहर हो जाए। फिर आया आपका 25th अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो ये कह रहा था कि नो आर्टिकल गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 39 दैट इज योर डीपीएसपी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड इफ इट अब्रिजेस योर फंडामेंटल राइट्स। एंड इसका पार्ट, इसका कुछ पोर्शन बाद में ओवररूल हुआ एंड कुछ पोर्शन नहीं हुआ। तो जो ओवरराइड हो गया वो था ये कि डीपीएसपी विल हैव प्रेसिडेंस। ठीक है, मान लिया डीपीएसपी को प्रेसिडेंस देनी चाहिए, ऑलराइट। कोर्ट्स कैन नॉट एग्जामिन, ये वाला जो पार्ट था ये बाद में वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था इन योर केशवानंदा भारती, हम उसमें भी कवर कर चुके हैं। जो सेकंड पार्ट था वो ये कह रहा था कि कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकते ऐसे लॉज को, अ डायरेक्ट अटैक ऑन जुडिशियल रिव्यू। तो ये एक कांस्टेंट गेम सी चलती रही उनकी, राइट। लाइक आई मेंशन बाय दिस बुक, इसमें आपको सारी डिटेल, सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज सब कुछ मिल जाएंगे, राइट। चलिए लेट्स कंटिन्यू। फिर आया हमारा 1973, गोल्डन डेट है ये बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उस दिन आया हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
13 जज का बेंच था, 7:6 का रेशो, 24 अप्रैल 1937 एंड 68 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को आंसर किया गया था। अपहेल्ड क्या क्या किया गया, आपका 24th अमेंडमेंट अपहेल्ड किया गया और ये बोला कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट्स, ये भी बोल दिया उन्होंने, ओके। फिर अपहेल्ड करा उन्होंने 31C का पार्ट 1, एक पोर्शन उन्होंने अपहेल्ड करा कि अगर आप डीपीएसपी के लिए कोई चीज इफेक्ट में लेकर आ रहे हो तो फंडामेंटल राइट चैलेंज से वो बच जाएगी। ऑलराइट, स्ट्रक डाउन कौन सी चीज करी उन्होंने, ये कहा कि नॉन जस्टिशिएबिलिटी क्लॉज आउटस्टैंडिंग कोर्ट्स वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ये उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। बेसिकली जो पोर्शन आपका जुडिशियल रिव्यू छीन रहा था वो पोर्शन को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा और साथ ही साथ एस्टैब्लिश कर दी गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, दैट इज पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर और द एसेंशियल फीचर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या चीजें आती हैं हमारे एसेंशियल फीचर्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर में, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे हर केस के लिए। यही चीज पे आ रहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं तो उनको बार बार छीना क्यों जा रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। अदर देन दैट देन यू हैव योर फेडरलिज्म, you have sovereignty and unity, and lastly individual के fundamental rights are also something जिनको आप छू सकते हो लेकिन एक लिमिट तक, राइट। चलिए, फिर इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट गया केस, 1975 की बात है, जब इलेक्शंस हुए तो उनके अगेंस्ट केस गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिगार्डिंग मैल प्रैक्टिस, लेकिन इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट जब वो केस पेंडिंग था उन्होंने लगा दी इमरजेंसी, उन्होंने हमारे देश में लगा दी इमरजेंसी। उनकी प्रोसीडिंग चलने के लिए, खुद को रोकने के लिए, कोर्ट्स को रोकने के लिए उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई फॉलोइंग द इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट setting aside PM Indira Gandhi का election for electoral malpractice, the government declared an internal emergency on June 25, 1975. ये डेट भी आपके लिए important है to remember. Suspending civil liberties, press freedom and the right to move to courts for enforcement of fundamental rights. Fundamental rights की enforcement के लिए अब आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऑलरेडी आपके ऊपर एक केस लगा हुआ है जो इस चीज के बारे में बात कर रहा है, आपने वो पावर ही छीन ली। एंड वो लेकर आ गई 39th अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 329A। पार्लियामेंट ने स्विफ्टली इनैक्ट कर दिया 39th अमेंडमेंट, इंसर्टिंग दिस आर्टिकल द कंट्रोवर्शियल प्रोविजन sought to retrospectively validate इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन, उनके इलेक्शन को वो वैलिडेट करे थे। सेकेंडली वो सुप्रीम कोर्ट से ये पावर छीन रहा था टू एडजुडिकेट ऑन इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स, राइट। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के पास प्ली जा रखी थी, उससे इस अमेंडमेंट ने पावर छीन ली कि आप इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स के ऊपर बात कर ही नहीं सकते, राइट। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण आया 1975 में, द सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क रूलिंग अप्लाइड केशवानंदा भारती की डॉक्ट्रिन for the first time to strike down constitutional amendment. It declared clause 4 of article 329 जो यहाँ पे लगाया गया था unconstitutional, holding it violated free and fair elections and judicial review, both are a part of your basic structure. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होना एंड जो आपका जुडिशियल रिव्यू की पावर है, दोनों आर अ पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर एंड आप वो नहीं छीन सकते। एंड उसी के रिवर्ट में फिर वो आ गया हमारा 42nd अमेंडमेंट, आर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी एरा में पार्लियामेंट ने इनैक्ट कर दिया स्वीपिंग चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें उन्होंने चैलेंज करी, पार्लियामेंट की पावर बिल्कुल अनलिमिटेड कर दी, बिल्कुल हर चीज से उन्हें इम्यून बना दिया, जुडिशियल रिव्यू से इम्यून बना दिया, सारे डीपीएसपीज को प्रेसिडेंस दे दी ओवर फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स अब सबसर्विएंट हो गए एंड आपकी प्रेसिडेंस मिलेगी आपके डीपीएसपी को। बट अल्टीमेटली ये चीज फिर से क्वेश्चन में जब आई थी मिनर्वा मिल्स के केस में, तब ये बोला गया कि आर्टिकल 368 का 4 and 5 ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, वो अनलिमिटेड पावर देता है, दैट इज बियॉन्ड द बेसिक स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी छोड़ के आगे जा रहा है एंड दैट इज नॉट परमिटेड। Judicial review is a fundamental and essential feature of the constitution. It cannot be removed by any amendment. जो भी आप amendment ले आओ, basic structure को आप remove नहीं कर सकते हो। Absolute primacy of DPSP over fundamental rights के बारे में उन्होंने बोला कि balance is the basic structure. दोनों में एक balance maintain करके चलना is what the constitution makers were intending at, right?
रिस्टोर कर दी उन्होंने आर्टिकल 31C टू इट्स प्री 1976 की पोजीशन, दैट इज योर बिफोर योर 42nd अमेंडमेंट वाली पोजीशन. प्रोटेक्शन लिमिटेड टू आर्टिकल 39B and C सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. हर चीज ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू से आप हटा सकते हो, राइट. प्रिंसिपल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी लाई करती है इन हार्मनी बिटवीन योर फंडामेंटल राइट्स एंड योर डीपीएसपी, एंड पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय आइदर ऑफ दोज थिंग्स, राइट. फिर आया हमारा वमन राव का केस, जिसने बेसिकली ये बात करी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है वो अप्लाई करती है प्रोस्पेक्टिवली, फ्यूचर अमेंडमेंट्स पे अप्लाई करती है, राइट. फ्रॉम 24th of April, ये वो डेट है जिस दिन हमारा केशवानंदा भारती का केस आया था, राइट. रिमेंबर डेट ऑफ केशवानंदा भारती की जजमेंट. उससे पहले की जो भी अमेंडमेंट्स है वो जनरली वैलिड एंड इम्यून हो जाती हैं. इस पर्टिकुलर ग्राउंड के बेसिस पे आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते. फिर पोस्ट 1973 9 शेड्यूल laws which were added to 9 schedule after this particular date are subject to judicial review on the basis of basic structure doctrine, राइट. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के बेसिस पे आप इस डेट के बाद जितने भी आपके लॉज आए हैं आप उनको ग्राउंड की तरह यूज कर सकते हो, राइट. क्लैरिटी प्रोवाइडेड. Settled the question of retrospective application, ensuring that the constitutional certainty while protecting future amendments. फ्यूचरिस्टिक वे में अप्रोच होती है ये, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्टली हमारा जो इंपॉर्टेंट केस हो जाता है इस पूरी चीज को समझने के वो है आईआर कोइलियो का केस, जिसमें बेसिकली बात की गई है कि चैलेंज इम्यूनिटी ऑफ लॉज प्लेस्ड अंडर 9 शेड्यूल फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी आफ्टर दिस जजमेंट. All laws placed under 9 schedule after this date are open to judicial review on what grounds? On the grounds of your basic structure doctrine, right? Basic structure doctrine apply करेगी हर constitutional amendment पे, all laws including those in the 9 schedule. उसके basis पे आप filter out कर सकते हो. Loophole, Parliament cannot immunize laws from judicial review merely by inserting them. आप immunity नहीं दे सकते हो, सिर्फ 9 schedule में डाल दिया तो immune है, नहीं. इतना इजी प्रोसीजर पार्लियामेंट को नहीं देना चाहिए, वरना वो हर चीज को 9 शेड्यूल में लेकर आ जाएगा एंड जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटनी से बाहर रख देगा, राइट. इंड्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, पार्लियामेंट ब्रॉड अमेंडिंग पावर तो रखता है, इट कैन मॉडिफाई, रिस्ट्रिक्ट, एक्सपैंड, हर चीज कर सकता है वो, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छू सकता. कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर विच इज द सोल, आइडेंटिटी एंड एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी हैज द फाइनल से ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनल बेसिक स्ट्रक्चर. जुडिशरी इंटरप्रेट करती है क्योंकि हमारे लॉज, तो वो इस चीज के ऊपर फाइनल से रखती हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं. All right, the series of amendments and judicial pronouncements over 2 decades illustrates a profound and dynamic constitutional dialogue. It began with Parliament asserting seemingly absolute amending power, facing strong judicial challenge, saw the Parliament's attempt to reassert itself vigorously, especially during your emergency, and culminated the judiciary establishing enduring limitations through the basic structure doctrine, right. नो सिंगल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज ओमनीपोटेंट. आप हर जगह अपने आप को भगवान की तरह नहीं रख सकते. कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं बनाई गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा. एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मेंटेन करते हैं हम, राइट. अगर कोई चीज ज्यादा क्रॉस कर रही है अपनी लिमिट, तो दूसरी चीज उसको चेक्स एंड बैलेंस से बार बार चेक करेगी, इंश्योर करेगी कि सिटीजन्स के राइट्स हैम्पर नहीं हो. मोर ओवर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडेंटिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है, जो उसका सोल है, उसको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिस इंटेंशन से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको आप टच नहीं कर सकते. केशवानंदा भारती remains the lodestar of Indian constitutional jurisprudence because at the end of the day your constitution is not just a pen paper पे लिखा हुआ document, it is the identity of this nation, right. तो ये थी पूरी कहानी हमारी केशवानंदा भारती केस की, जो उस तक पहुंचे हम, किस तरीके से पहुंचे, कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए, कितने सारे इश्यूज हुए, कितनी सारी चीजें हुई, उन सब का सार इस पर्टिकुलर टेबल में आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा केस, मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो जो केसेस हैं पिंक से. शंकरी प्रसाद इज अ केस, सज्जन सिंह इज अ केस, गोलकनाथ इज योर केस, ऑब्वियसली केशवानंदा भारती इज योर केस. उसके अलावा राजनारायण वाली चीज एक तरीके से केस है. इंदिरा गांधी जी वर्सेस राजनारायण इज द केस. मिनर्वा मिल्स इज द केस. वमन राव एंड आईआर कोइलियो इज ऑल्सो योर केस, राइट.
तो ये सारे थे हमारी केसेस। जो भी पिंक के बॉक्स में मैंने डाल दिया है वो हैं आपके केसेस। एंड कौन से केस में क्या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दी गई नहीं दी गई वो सारी क्रॉस एंड टिक से मैंने डिपिक्ट कर दी है। जहां पे क्रॉस है वहां पे जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं दी गई एंड टिक में अलाउ करी गई कि नहीं जुडिशियल रिव्यू की पावर एग्जिस्ट करती है। I sincerely hope this document can help you understand the entire trifecta जो हमारा केशवानंदा भारती केस से पहले चल रहा था between our article 13, 368 and judicial review। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो definitely follow our channel for more, and if there is anything else you would want me to cover तो put it down in the comments। Don't forget to like, share and subscribe to the channel। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है, and I sincerely hope आपका रिविजन अच्छा जा रहा है ऐसे वीडियोस के द्वारा। With that I will conclude this lecture। Thank you so much everyone।